अब की बार 400 पार, इसी नारे के साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी उतरी थी। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। एग्जिट पोल्स में भी लगभग सभी ने कह दिया था कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इस बार एनडीए पक्का तोड़ेगी, ये लिख के ले लो। अरे ऑपोजिशन वाले तक भी यही बोल रहे हैं। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो बीजेपी को पिछले 10 साल का सबसे बड़ा झटका लगा। 400 तो दूर की बात थी, मोदी जी के अंडर बीजेपी को पहली बार कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी जैसे और पार्टीज के साथ मिलकर कोएलिशन की गवर्नमेंट इनको बनानी पड़ी। NDA has won the election but appears to have lost its sheen. The BJP doesn't have simple majority on its own and is dependent on allies. बीजेपी को 72 में से 11 मिनिस्टर की जो पोजीशन थी वो अपने कोएलिशन पार्टनर्स को देनी पड़ी, लेकिन जो बड़ी मिनिस्ट्रीज थी जिसमें बीजेपी के बड़े लीडर जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, ये सब इन्होंने अपने पास ही रखी ताकि पॉलिसी में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन हुआ इसका एग्जैक्ट उल्टा। The government has delivered and has promised a nationwide caste census. मध्य प्रदेश की सरकार पहले तो राज्य में 73% आरक्षण लागू करना चाहती है। अगर एथनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था, तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए। मोदी 3.0 को पावर में आए हुए 500 दिन हो गए। एक तरफ इनकम टैक्स में लिमिट का रिवीजन है, जीएसटी 2.0 है, इससे इनके जो सपोर्टर्स हैं वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिसी से लेकर गवर्नेंस तक इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं कि बीजेपी के कोर वोटर भी आजकल इनसे नाराज दिखने लगे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो में कहा था दैट बीजेपी 3.0 इज लुकिंग लाइक यूपीए 2.0 और ये बात अब सच साबित होती हुई दिख रही है। इसीलिए आज की वीडियो में जरा इसी पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में देखो, असली पावरफुल देश सिर्फ वो नहीं है जिनके पास आर्मी या ऑयल रिजर्व है। असली पावर उनके पास है जो एआई को समझते हैं। और अगले 10 साल में जियोपॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस तक सब कुछ इस बात से डिसाइड होगा कि कौन कौन एआई को लेवरेज कर रहा है और कौन नहीं। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट्स और बिलियन डॉलर कंपनीज तो अपने एआई एज सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन आम प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि एआई को सीखना स्टार्ट कहां से करें। इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो इस वीक सैटरडे और संडे को होगा सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। नॉर्मली इसका प्राइस होता है 10,000 रुपए, लेकिन सिर्फ आपके लिए ये होने वाला है बिल्कुल फ्री। और इसको होस्ट करेंगे आउटस्किल, जो दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग एआई फाउंडर्स एंड लीडर्स। ये प्रोग्राम आपको 16 घंटे में वो सिखा देगा जो लोगों को समझने में महीनों लग जाते हैं। जैसे कि 10+ एआई टूल्स को आप अपना पर्सनल टूल किट कैसे बना सकते हो, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एआई को एग्जैक्टली अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, कैसे रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और बिना कोड लिखे अपने लिए पर्सनल एआई एजेंट्स बना सकते हो। ये ट्रेनिंग सबके लिए है, चाहे आप सेल्स, आईटी, टेक, नॉन टेक, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर या फाउंडर हो। 40+ कंट्रीज के 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ये कोर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, लेकिन एआई यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना फ्री स्पॉट सिक्योर कर लो और अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है। यूपीए 2.0 सरकार 2014 में गिरी थी करप्शन के मुद्दे पर। बीजेपी ने इसको अपना सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनाया था। काला धन वापस लाने की बात हुई थी, इसलिए डिमोनेटाइजेशन तक कर डाला गया। लेकिन अब काला धन वापस आने की जगह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देश के अंदर भले कोई सेंट्रलाइज स्कैंडल सामने ना आया हो करप्शन से रिलेटेड, लेकिन बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए करप्शन अक्यूज लीडर्स को खुले मन से दोनों हाथ फैला के पार्टी में शामिल करवाया है। इसके अलावा लोकल लेवल पर बहुत सारे बीजेपी लीडर्स करप्शन के अक्यूज देखे गए हैं। यह आर्टिकल देखो, गुजरात में 71 करोड़ के स्कैम में बीजेपी मिनिस्टर के बेटे का नाम आया है। ये केस देखो, 97 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीजेपी एमएलए के ब्रदर इन लॉ पकड़े गए हैं। और ये सिर्फ पिछले कुछ दिनों की केसेस हैं। इनके खुद के एमएलए यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार को मोस्ट करप्ट एवर गवर्नमेंट का टैग दे चुके हैं। सरकारी ऑफिस में घूसखोरी पहले जैसे ही चल रही है। हाई कोर्ट जज या मिनिस्टर छोड़ो, 15-20 हजार की नौकरी कर रहे सरकारी बाबुओं के पास पैसा करोड़ों में निकल रहा है। कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी सब मिल रही है। टेबल के नीचे से गड्डी सरकाए बिना एक कागज आगे नहीं बढ़ता है। 2-4 लोग पकड़े जाते हैं, 2-3 दिन हल्ला होता है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। आज के दिन कंपनीज करप्शन के चलते भारत में ऑपरेशन बंद कर रही हैं। अगर आज भारत में आपको कोई बिजनेस सेटअप करना हो तो जमीन खरीदने से लेकर जीएसटी तक हर एक स्टेप में सरकारी बाबू के मुंह में
पैसा ठूसना पड़ता है। लोग दिन रात सोशल मीडिया पर इसकी कंप्लेन करते करते थक गए हैं, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले पीएम मोदी और उनकी पार्टी शायद ये सब देखना ही बंद कर चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी भारत में पहले जैसी ही पतली नजर आ रही है। नए नए हाईवेज बारिश में ढह जा रहे हैं, ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं। पिछले साल बिहार में 15 दिन में 10 ब्रिजेस टूट गए। गुजरात का ये इंसिडेंट आप सबको याद होगा। ब्रिज टूटने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। पिछले 5 साल में 170 ब्रिजेस कोलैप्स हो चुके हैं। फिर ये क्लिप देखो, राजस्थान में बनी ये नई सड़क इनॉग्रेट होने से पहले ही एक दिन की बारिश में बह गई। महाराष्ट्र में मॉडल हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन जमीन पर जाकर उनकी हालत देखो तो पता चलता है करप्शन किस लेवल पे पहुंच गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे सब एक जैसे हैं। गड्ढों पे पैचेस भी लो क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं। ये ठीक करके दिखाओ नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उनकी फीड पे जाके एक बार स्क्रॉल करो तो पता चलेगा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको लेके अथॉरिटीज की सीरियसनेस किस लेवल पे जा चुकी है। लोग जब कंप्लेंट करते हैं तो उसको घटिया तरीके से रिपेयर करके सिविक बॉडीज फुल कॉन्फिडेंस में ट्वीट कर देती हैं। फिर जब लोग आके रिपेयर का मजाक उड़ाते हैं तो ट्वीट डिलीट करके बिना कुछ बोले भाग जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट की नहीं, बल्कि लगभग हर स्टेट में इसी तरह की कहानी चल रही है। कई बार मैं सोचता हूं कि जब देश की जनता मुफ्त की रेवड़ी देखकर वोट देगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा ही मिलेगा। बिहार, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह के इलेक्शन के पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं। एक 5,000 दे रहा है तो दूसरा 7,000 प्रॉमिस कर देता है, तीसरा आके 10,000 का लालच थमा देता है। पूरा इलेक्शन इसी पे चलता है। हालत ये हो गई कि जब तक कोई पार्टी इलेक्शन में कोई फ्री भी ना अनाउंस कर दे तब तक उसको रेस का हिस्सा ही नहीं माना जाता है। वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर फ्री का पैसा बांटना इतना नॉर्मलाइज हो चुका है और ये सब करके एक बार पावर में आने के बाद 5 साल तक कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। फिर वैकेंसी निकले ना निकले, एग्जाम हो ना हो, एग्जाम के पेपर लीक हो जाए, रिजल्ट में डिले हो जाए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते करते अपनी जान दे दे, उन पे लाठी चार्ज हो जाए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा तो धर्म और जाति के आगे बढ़ता नहीं है। फिर ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान क्यों देगा? कोई सवाल उठाए तो सीधा मना कर दो कि अरे ये सब बेस्टेज एलिगेशन है, कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। जैसे पिछले नीट एग्जाम में हुआ था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ये बोल रहे थे, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? जबकि ऑन रिकॉर्ड नीट 2024 में पेपर लीक के प्रूफ आ चुके थे। मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, फैक्ट चेक नहीं, सिर्फ मीडिया के सामने पीआर और बयानबाजी चल रही है। ये तो हालत है बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर्स की। एसएससी प्रोटेस्ट में क्या हुआ? स्टूडेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, एग्जाम कराने वाली एजेंसी पर इतने सारे सवाल हुए, लेकिन अभी तक कोई भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकला है और बात आई गई हो चुकी है। और इस लिस्ट में धर्मेंद्र प्रधान कोई अकेले लीडर नहीं है। बीजेपी के बड़े से बड़े मिनिस्टर एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। एक समय था जब इनको लोग देश का हाईवे किंग मानते थे, इनकी बातों पर जेन्युइनली लोग भरोसा करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ एक टोल मंत्री और इथेनॉल ब्रांडिंग के ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गए, जबकि इथेनॉल वाला डिपार्टमेंट तो इनका है ही नहीं, क्योंकि इथेनॉल वाला डिपार्टमेंट तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर तो है नहीं। ये नितिन गडकरी और इथेनॉल वाले दोनों इश्यूज पर हम अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं, आप एक बार जाके उनको देख सकते हो। बीजेपी लीडर्स का ट्रेडमार्क जवाब आजकल क्या हो गया है? कोई भी क्रिटिसाइज करे तो बोल दो अरे ये तो पेड प्रोपेगेंडा है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, टूल किट है, यहाँ पर ऑपोजिशन साजिश करवा रही है, फिर देशी कोई फंडिंग आ रही है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। गडकरी जी से इथेनॉल पर जब सवाल पूछो तो वो खुलेआम बोल देते हैं कि इस तरह के सवाल करने वाले लोग एंटी नेशनल हैं। Ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। एमपी गवर्नमेंट से रिजर्वेशन वाले मुद्दों पर कुछ पूछो तो बोल देते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। बाद में अपने सपोर्टर से ट्वीट करवा के और वीडियो बनवा के खुद को डिफेंड भी करवा लेते हैं। सिमिलर डाउनफॉल हुआ है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का। जब इनको मिनिस्ट्री दी गई थी तो लगा था कि फाइनली कोई पढ़ा लिखा टेक्नोक्रेट पावर में आया है, अब रेलवे की हालत सुधर जाएगी। आने के बाद इन्होंने कुछ काम अच्छे करे, जैसे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या फिर कोचेस को भारत में बनाना। लेकिन इसके अलावा आप देखो तो वंदे भारत की रील दिखाई जाती है और एसी कोचेस बढ़ाने के चक्कर में जनरल कोचेस कम कर दिए गए हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग का इशू और ज्यादा होने लगा है। ना सर्विस सुधरी है, ना एक्सीडेंट कम हुए। इनफैक्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में 21,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि मुझे एक बार जाके डबल चेक करना पड़ा कि कहीं एक आध जीरो आगे तो नहीं लगा दिया किसी ने। इनका भी पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने एक वीडियो में अलग से बनाया था कि कैसे रेलवेज के अंदर इस समय पर मैसिव लेवल पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ओवर क्राउडिंग से लेकर रेलवे के अंदर ज्यादा दामों में सामान बेचने की प्रॉब्लम है, जिसपे खुलेआम खूब वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब का एक भी ध्यान उस पर नहीं जा रहा है।
इनकी तरफ से सिर्फ 4K में वंदे भारत की रील डेली बेसिस पे अपलोड होती है। इसके अलावा अमित शाह जी का भी नंबर लगता है। मणिपुर वाले इशू में अभी तक कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं हुआ और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है मणिपुर में फ्रेश वॉयलेंस हुई है। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन जैसे सीरियस इशू को भी नेशन वाइड लेवल पर अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखो, बंगाल देखो, कितने इलीगल बांग्लादेशी और म्यांमार से लोग आते रहते हैं, इसका कोई डेटा तक नहीं है हमारे पास। लेकिन यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तकरीबन 88,000 घुसपैठिए निकाले 10 साल में। नरेंद्र मोदी की इतनी ताकतवर सरकार ने 11 साल में घुसपैठिए निकाले सिर्फ 3,518। नहीं, जो चिन्हित हो रहे हैं सब पे कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 3,000 चिन्हित कर पाए। जो चिन्हित हो रहा है उस पे कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 3,000 जो चिन्हित हो रहे हैं उस पे कार्रवाई हो रही है। वैसे बीजेपी की यूनियन मिनिस्टर्स की लिस्ट में एक ऑनरेबल मेंशन तो एस जयशंकर जी का भी बनता है। साल भर पहले तक इनकी लाल लाल लेजर वाली आंखों के एडिट खूब जगह चलते थे। लगता था क्या आदमी है यार, यूएस जाके यूएस को सुना देता है, यूरोपियंस को यूरोप में बैठ के फैक्ट चेक कर देता है, चश्मा उतार के सनग्लासेस लगा के हेडलाइंस बन जाती है। ऐसी सिग्मा मेल वाली पर्सनैलिटी थी, मानो लगता था कि अकेले ही पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी रियलिटी सामने आने लगी है, क्योंकि जहां इन्हें बोलना चाहिए और इंपैक्ट दिखाना चाहिए वहां पर इनका कोई एक्शन नहीं दिखता है। भारत के खिलाफ विदेशों में खुलेआम रेसिज्म कितना बढ़ चुका है हम सबको दिख रहा है। ट्विटर में देखो तो भारत को लेकर कोई भी पोस्ट होता है 2-4 नीचे रेसिस्ट कमेंट आ ही जाते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से फॉरेन कंट्रीज के अंदर भारत के लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रेसिज्म की वजह से। अभी किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ कुछ हो जाए, किसी एशियन कंट्री के इंसान के साथ कुछ हो जाए, अरे इजराइल में थोड़े से जूस रहते हैं उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो इतनी बड़ी कैंपेन चला देते हैं कि पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर हम 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में हमारे अगेंस्ट रेसिज्म चल रही है, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके लिए क्या कर रहे हैं? 1.5 बिलियन लोगों की एनर्जी नीड सिक्योर करने के लिए हमें रशियन ऑयल खरीदना क्यों जरूरी है? तो जयशंकर जी ने खूब बताया, हम सबको याद भी हो गया। लेकिन क्या सस्ता रशियन ऑयल खरीदने के बाद हमारा पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है? ये सवाल कौन पूछेगा? लेकिन इस लिस्ट में एक और ऐसी मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी इमेज को बिल्कुल 180 डिग्री टर्न कर दिया है, बिल्कुल गडकरी जी की तरह। गडकरी जी की पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है, इनकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है, और ये है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। लास्ट बजट में इन्होंने इनकम टैक्स रिलीफ को अनाउंस किया था, जिससे 12 लाख तक की इनकम वालों को कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये भारत के मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी जरूरी डिसीजन था। इसके बाद जरूरत की चीजों पर जो ऊट पटांग जीएसटी लगता था उसको और स्टैंडर्डाइज कर दिया है, और ये भी बहुत अच्छी चीज है। जब ये जीएसटी 1.0 लेके आए थे तब देश में 75 तरह के अलग अलग टैक्स लगते थे, तो जीएसटी 1.0 लाके इन्होंने कुछ तो चीजें सॉल्व करी थी, लेकिन जीएसटी 1.0 में काफी सारी प्रॉब्लम थी और उसको जीएसटी 2.0 सॉल्व करता है। लेकिन ये सॉल्व करने में इनको 8 साल लग गए। मुझे ऐसा लगता है ये काम काफी पहले हो जाना चाहिए था। इसके अलावा यू टर्न लेने के मामले में मोदी 3.0 को मैं 100 में से 110 नंबर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने ब्रॉडकास्ट बिल पे यू टर्न मारा, फिर लेटरल एंट्री के मुद्दे पर आपको याद होगा सिविल सर्विसेज में बार बार इंटरनल प्रमोशन की बजाय सरकार बाहर की फील्ड से एक्सपर्ट को डायरेक्टली रिक्रूट करना चाहती थी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन था। लेकिन ऑपोजिशन और कोalition पार्टनर के प्रेशर के चलते इस पे भी यू टर्न मार गए। फिर वक्फ बिल के साथ भी सेम हुआ, यू टर्न लेके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा, फिर ढेर सारे चेंजेस करने पड़े, उसके बाद ये बिल पास हुआ। फिर आता है इनका सबसे बड़ा यू टर्न, कास्ट सेंसस। शुरू से कांग्रेस इसको हेविली पुश कर रही थी और बीजेपी का नैरेटिव था कि भैया कास्ट सेंसस कराएंगे तो देश का हिंदू बढ़ जाएगा। खुद स्पीचेस देते थे लोग। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। बटेंगे तो कटेंगे। फिर इसी साल बीजेपी ने खुद कास्ट सेंसस को अनाउंस कर दिया और अमित शाह खुद कह रहे हैं कि इससे बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर किया जाएगा, सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा। अरे भैया आपका ही लॉजिक था ना कि कास्ट सेंसस का मतलब है देश को तोड़ना, तो अभी अचानक से अच्छा कैसे हो गया? और ऑनेस्टली बताऊं तो सबको पता था कि ये होने वाला है। इनका डिसीजन आया है अप्रैल 2025 में और मैंने दिसंबर 2024 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था। अब वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में एक और प्रेडिक्शन करता हूँ। कास्ट सेंसस का डेटा आते ही बीजेपी जो रिजर्वेशन की कैप है उसको 50% से बढ़ाने की बात करने लग जाएगी सेंट्रल लेवल पर। और चौंकना मत अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात करने लग जाएं। एमएल खट्टर जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं, ये ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात पहले कर चुके हैं। और बीजेपी रिजर्वेशन में 50% की सीलिंग तोड़ने वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑलरेडी अलग अलग स्टेट में चलाना शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कोर्ट में जाके कह रही है कि रिजर्वेशन की सीलिंग को हम 73% करना चाहते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार जो बीजेपी की सपोर्ट से चलती है, रिजर्वेशन को 50% से 65% करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है और वहां पे ये लोग तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए एनडीए ही काम कर रही है। कर्नाटका में भी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए बीजेपी कोर्ट में एफिडेविट डाल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा था कि कास्ट सेंसस करेंगे, इन्होंने वो कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि रिजर्वेशन में 50% की सीलिंग को तोड़ना चाहिए, इन्होंने उसे भी तोड़ दिया। अरे जब राहुल गांधी के ही काम करने हैं तो उसी को पीएम बना दो। आप लोग संन्यास लोगे बैठ जाओ। गजब ड्रामा चल रहा है यार, और इस पे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर आइडियोलॉजी का झुंझुना खूब बजाते हैं, लेकिन इनको असलियत में आइडियोलॉजी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पावर में बने रहने
के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बीजेपी के खुद के एक लीडर काफी पहले बीजेपी को बड़े अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। The way to characterize the policies of the government is Congress scale plus a cow. और आज के समय में ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि पिछले 500 दिनों में सब कुछ खराब हुआ है। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसके लिए बीजेपी की तारीफ होनी चाहिए, जैसे नक्सलिज्म के अगेंस्ट काफी अच्छे स्टेप लिए गए और अगले साल मार्च के एंड तक नक्सलिज्म को पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इस पीरियड में ठीक ठाक रही है, कंसीडरिंग बाकी देशों की इकोनॉमी जैसे डामाडोल चल रही है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में तो 7.4% की ग्रोथ हुई थी। नॉमिनल जीडीपी के मामले में हमने रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ दिया और इन्फ्लेशन रेट को भी हमने काफी कंट्रोल में रखा है। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हमारे लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और इस पर सरकार कुछ खास नहीं कर पाई है। मेक इन इंडिया एक अच्छी कोशिश जरूर थी, बट सरकार को जितना एग्रेसिवली इसे पुश करना चाहिए था वो ये लोग नहीं कर पाए हैं और ये भी अब फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेररिज्म के अगेंस्ट सरकार के रिस्पांस, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक किया गया, उसके ड्रोन्स को टेक डाउन किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला गया, ये काफी अच्छे स्टेप थे। लेकिन ग्लोबल स्टेज तो दूर की बात है, पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में भी हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाए। एक तरफ हम कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है, और फिर मुंह उठा के उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं, वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जहां 7 में से 3 मैचेस पाकिस्तान के साथ खेलने पड़ते हैं। ये पूरा टूर्नामेंट ही मानो भारत पाकिस्तान के मैच करवाने के लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो मोदी 3.0 के फर्स्ट 500 दिन कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ज्यादातर लोग चाहे सोशल मीडिया हो या ऑन ग्राउंड अब वो होप खो चुके हैं कि देश में कुछ बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। जनधन, आधार, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला, आयुष्मान, पीएम आवास, हर घर जल, ये सब बहुत बड़े रिफॉर्म थे जिससे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। लेकिन अब वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं और कोई नया बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अब सारी की सारी पॉलिटिक्स फ्रीबीज, कास्ट और रिलीजन पे सिमट के रह गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, हाई टैक्सेस, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, फ्रीबीज, बढ़ता रिजर्वेशन, ये सब देख के लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन के पास भी कोई अच्छे आइडिया है नहीं, और जो उनके घटिया आइडियाज थे उनको तो बीजेपी एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है। तो जनता के पास ऑप्शन बचता क्या है? बाकी अभी 3.5 साल बचे हुए हैं, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। बाकी आउटस्किल की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके अपना स्पॉट बुक कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।